हाय वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और आज हम देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज है उसे कैसे हम एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल पीवाईक्यूज तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन पीवाईक्यूज कैसे हमें बनाना चाहिए, कैसे उसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, जो 4 ऑप्शंस होते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप हिट कर सके प्रीलिम्स एग्जाम में। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसे पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, 13 वीडियोस का ये प्लेलिस्ट है अभी तक। इस पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं पीवाईक्यू रिलेटेड। इस प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको सभी वीडियोस मिलेंगे। उसको जाके पूरे अच्छे तरीके से देखिए, एनालाइज करने के तरीके बताए हैं, और आगे भी मैं आने वाले टाइम में इस तरीकों पे अमल करने वाला हूँ। आपके सामने बहुत सारे पीवाईक्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस लाने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रखे हैं ना, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज है, तो वो कौन कौन से रिपोर्ट निकालते हैं, वो बॉडीज के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। वो रिपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है वो पता होना चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालता है। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हम देखेंगे तो ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही निकालता है। फिर जब हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, वो आपका फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है। आईएमएफ कैसे बना, ब्रिटेन वुड्स के बारे में पता होना चाहिए, आईएमएफ के बारे में पता होना चाहिए आपको, जीएटीटी जो बॉडी है उसके बारे में पता होना चाहिए, डब्ल्यूटीओ के बारे में पता होना चाहिए बेसिक्स। वर्ल्ड बैंक कितने फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, 5 जो है, आईबीआरडी, ऐसे करके जो 5 डिफरेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बना है, वो सब चीज़ पता होना चाहिए। तो अगर एक बार क्वेश्चन में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट आता है, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट पूछा अगर जाता है, तो आपको उसके बारे में तो पता होना चाहिए, इंडिया में उसकी रैंकिंग क्या है पता होना चाहिए। खासकर बाकी सभी ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर करना है। सभी ऑप्शंस जब आप एक्सप्लोर करोगे, तब आपको पता चलेगा कि वो कौन से बॉडीज़ हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ख़ासकर ये बॉडीज़ में कौन से रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और निकालता है, जैसे ग्लोबल फिनेंशियल इस तरह निकालता है, या फिर वर्ल्ड बैंक जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस निकालता है। तो इस तरह से आपको एक आइडिया होना चाहिए। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये कौन निकालता है। अब मैंने आपको इससे पहले दिखाया था पुरानी वाली स्लाइड पे 2019 का क्वेश्चन, वहाँ पे पूछा था आपसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिपोर्ट निकाल रहा था, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो कौन निकालता है। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। तो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सभी रिपोर्ट्स पता होना चाहिए, जो मेजर एटलीस्ट 2-3 रिपोर्ट्स हैं। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप निकालता है इंडिया में, इंडिया की जो पोजीशन है वो इसमें इम्प्रूव हुई है ग्लोबल जेंडर गैप में। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए बेसिक्स, क्या इंडिया की पोजीशन इम्प्रूव हुई है पिछले साल से, रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए इंडिया की एटलीस्ट। फिर जो डिफरेंट है ऑप्शंस में से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनएचआर, यूएन, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया से आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश, देखिए फिर से ये क्वेश्चन 2019 में आया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो कहीं ना कहीं जो है आपका आपको आइडिया होना चाहिए कि जो डिफरेंट बॉडीज है, खासकर आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सब जो बॉडीज है वो कैसे वर्क करती है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और डिफरेंट रिपोर्ट्स जो है, एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जैसे आपने 2019 किया, तो आपको पुराने 2017 पे जाना है, 2019 पे जाना है, और भी पुरानी चीज़ों पे जाना है, और उसको कवर अप करना है। और जो आपको नहीं पता है उसे नोट करना है, ऐसे आप आगे करते हुए चले। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में बोल रहा है विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो जब लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में आया,
इंडिपेंडेंट इंडिया में जब आया, मतलब आज़ाद हो चुका भारत 1947 के बाद का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट है? द सीलिंग लॉज वेर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। स्टेटमेंट पढ़ना है आपको। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स। अब देखिए, इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स इज प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। अब मेजर लैंड रिफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा था जब हम आज़ाद हुए थे। आपको पता है सबसे बड़ी चैलेंज थी पॉवर्टी और आपका पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं जो ये बात हम करते हैं, जहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलेशन था, वहाँ पे क्या कैश क्रॉप्स आपको पता है कौन से होते हैं? जो बेसिक सीरियल्स नहीं होते हैं, जैसे राइस, वीट छोड़कर। तो कैश क्रॉप्स, टी, कॉफी को कहा जाता है। क्या वो सब कल्टीवेट करना हमारा मकसद था लैंड रिफॉर्म्स का? ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये तो गलत हो गया। यहाँ से आपको कॉमन लॉजिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जब इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशंस टू द सीलिंग लिमिट्स। अब देखिए, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नो एग्जेम्पशंस टू द सीलिंग लिमिट्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सीलिंग लिमिट्स पे कोई एग्जेम्पशन नहीं हो, क्योंकि इंडिया में लैंड होल्डिंग जो है, जो लैंड होल्ड करते हैं एग्रीकल्चर फार्मर्स, ये सब वो बहुत ही डिफरेंट है। किन्हीं के पास बहुत छोटी ज़मीन है, किन्हीं के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। तो ये भी एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। तो बचा, सीलिंग लॉज वेर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स, और मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू लैंडलेस। तो ऑब्वियसली इसमें जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है वो यही लग रहा है कि मेजर रिफॉर्म्स इसलिए हुआ कि प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। अब लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में पूछा जा रहा है। जितने भी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हैं आपके, 1909, आपका 1919, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो सभी एक्ट्स को आपको पढ़ना है, सभी के एक्ट्स के स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं और उसमें क्या चेंजेस हुए थे। स्टार्टिंग फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, उसके बाद 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके बाद 1909 का एक्ट, उसके बाद 1990 का आपका मोंटेगो, 1909 का आपका मॉडले मिंटो, 1919 का मोंटेगो, किम्सफोर्ड, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इतने एक्ट तो आपको याद होने चाहिए कि क्यों इम्पोर्टेंट है। इससे हर बार क्वेश्चन आता है, और जब मैं आपको दिखाऊंगा आगे आने वाले स्लाइड्स में कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये पिछले 5-6 साल में तो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो वही मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। अब आपने अगर सही से ये हिस्ट्री का बेसिक बुक्स भी पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये बात सही है कि जो ट्रेड मोनोपोली थी वो 1813 में ख़त्म कर दी गई थी, लेकिन दो चीज़ में नहीं की गई थी। वो दो चीज़ कौन सा था? वो था आपका ट्रेड विद चाइना, और एक था ट्रेड विद इन टी, ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। उसके अलावा जो भी मोनोपोलीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो खत्म कर दी गई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा है, इट asserted the sovereignty of the British crown over the Indian territories held by the company। अगर आपको ये स्टेटमेंट नहीं भी पता है, आप कंफ्यूज हो रहे हो सोवर्निटी को लेके, कहीं कहीं कंफ्यूज हो सकते हो आप, तो आप अगले स्टेटमेंट पे जाओ। द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब देखिए, रेवेन्यूज जो कंट्रोल हो रहे थे ना, वो कंट्रोल कर रहा था आपका पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था। आपको याद होगा एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनी थी जो कंट्रोल करती थी, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना था। कॉमर्शियल बॉडी थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी, दो बॉडी अलग अलग बनाया था पिट्स इंडिया एक्ट। तो थर्ड तो गलत है, अपने बेसिक नॉलेज है आपको तो थर्ड अगर आप निकाल दोगे ना तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा। आपको सेकंड नहीं भी पता है तो जो एलिमिनेशन की ट्रिक्स होती है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए एलिमिनेशन पे, जो ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा है आप उस पर जाके देख सकते हो। आपको इजीली बहुत सारे मार्क्स इंक्रीज करने में मदद मिलेगा। अब इट एसेटेड द सोवनिटी, तो ये सोवनिटी एसेंट किया था, ये भी बात सही है अगर आपने एक्ट सही से पढ़ा है तो। अब एक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो 2023 में, 2022 में ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं। आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, ये जो है 1773, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट,
कैसे ब्रिटिश इंडिया के टाइम डिफरेंट डिफरेंट टैक्स में डिफरेंट डिफरेंट राइट्स हमें मिलता गया एज ए इंडियंस को। पहले हमें बजट पे वोटिंग के राइट्स नहीं थे, हम सिर्फ डिस्कस कर सकते थे बजट। उसके बाद वो कैसे कैसे चेंजेस आए, कैसे 1909 में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ब्रिटिशर्स ने वो एक्ट को महत्वपूर्ण बना दिया 1909 का। फिर 1919 में कैसे प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया। 1935 में प्रोविंशियल लेवल पे कैसे डायरकी को एबोलिश किया गया और सेंटर पे डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये सभी चीज़ आपको जानना पड़ेगा एक बार। तो ये क्वेश्चन देखिए 2023 में फिर से एक्ट्स पे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1833 में ऐसा हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए, मॉन्टे कैम्पफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1990 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल वीमेन अबव द एज ऑफ 21। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन रिजर्व सीट्स तो दिया था 1935 का ही जो हमारा मेजर एक्ट है ना। और अभी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था 1950 में, 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स्ड हुआ था, एडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1949 को। तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था ना हमारा 1935 का, उससे बहुत सारे फीचर्स बोरो किए गए थे। तो वही फीचर्स गिव विमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट जो है रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वीमेन, ये गलत है। तो कैसे डिफरेंट एक्ट्स हैं 1919 और 1935 स्पेशली जो है ना बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। 1909, 1919, 1935 के जो तीनों एक्ट्स हैं जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ द इंडिजीनियस आर्टिशियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। अब देखिए स्वदेशी मूवमेंट आपको थोड़ा सा भी बेसिक्स पता होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा कि स्वदेशी मूवमेंट में जो विदेशी वस्त्र थे, फॉरेन क्लोथ्स, वो हम बॉयकॉट करते थे, जलाते थे, खादी पहनते थे। तो इंडिजीनियस चीज़ जो थी उसको जरूर हम रिवाइवल करने की बात कह रहे होंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम से सही। इसमें आप सेकंड स्टेटमेंट में फंस सकते हो, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन was established as a part of the स्वदेशी मूवमेंट। तो अगर आपने सही से किताब पढ़ी होगी तो यहाँ पे नहीं फंसोगे कि 1906 में आपको पता होगा कि ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होती है बंगाल में। लेकिन बंगाल से ही जब पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन जुड़ा हुआ था उस वक्त 1905 के आसपास, आपने देख पढ़ा होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, उसके बाद ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई, फिर रिवाइवल हुआ। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपको पीवाईक्यू सब पढ़ना है तो उसमें आपको अगर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के बारे में नहीं पता है तो उसी वक्त आपको जाके नोट डाउन करना है, उसके बाद पढ़ना है 2 लाइन 3 लाइन, जो भी इंपॉर्टेंट है। और जो चीज़ पता है उसे बस रिवाइज करके आगे बढ़ जाना है। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि इतने सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ उसके ऑप्शंस को भी आपको एक्सप्लोर करने हैं पीवाईक्यूज को। अगर आपने 2019 के क्वेश्चन सॉल्व की, 4 ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया, तो आपके पास 4 ऐसे क्वेश्चंस तैयार हो गए। और 4 में से मान लीजिए आपके पास 3 आपको पता है, एक नहीं पता था, तो एक अच्छे से तैयार हो गया जो आप कभी नहीं भूलेंगे, बाकी तो आपका तैयार है ही ऑलरेडी। तो इस बेसिस पे पीवाईक्यू सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। अब मैं आपको बताऊंगा एक कॉन्सेप्ट। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे उससे पहले भी जागीरदार सिस्टम इंडिया में था। जागीरदार सिस्टम जो था वो पूरा का पूरा आपका जमींदार सिस्टम के जैसा नहीं था, लेकिन वो लैंड कंट्रोलिंग रेवेन्यू सिस्टम ही था। अब इस पे यूपीएससी हर बार क्वेश्चन बनाता है। ये क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे यूपीएससी ने क्या किया है कि जागीरदार और जमींदार का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंटरचेंज कर दिया, उसके रोल को। आपको पता होगा कि जमींदार जो था वो हेरिडेटरी सिस्टम था। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जमींदार्स वर नॉट हेरिडेटरी और लैंड असेसमेंट्स टू जागीरदार्स वर हेरिडेटरी। तो जागीरदार सिस्टम जो थे, जागीर्स में जो लैंड को डिवाइड करते थे और कंट्रोल किया जाता था टैक्स को, वो जागीरदार सिस्टम था, वो हेरिडेटरी नहीं था। तो सेकंड गलत हो गया। फर्स्ट, जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असेसमेंट इन लिeu ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज। गलत है। जमींदार के पास जुडिशियल भी था और पुलिस ड्यूटीज भी था, लेकिन जागीरदार के पास नहीं था। वेयर जमींदार्स वर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट एप्लीकेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। ये देखिए, जमींदार्स
के पास रेवेन्यू कलेक्शन की भी पावर थी। वेयर होल्डर्स विदाउट अदर रेवेन्यू के अलावा भी उनके पास अलग पावर्स थी जमींदार के पास। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जागीरदार के बारे में, जमींदार के बारे में, तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओ। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है, देखते रहना है, एक्सप्लोर करते रहना है, चीज़ों को, नई चीज़ें सीखना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके सकते हो। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, अब ये मैं आपको बता दूं कि ये महात्मा गांधी ने ही इसकी 1932 में 1932 में शुरुआत की थी ताकि इंडिया से अनटचेबिलिटी हटाई जा सके। ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहाजानंद सरस्वती ने शुरू की थी 1936 में 1936 में, और स्वामी सहाजानंद सरस्वती ने ही बिहार में 1929 में ऑल बिहार प्रांतीय किसान सभा की शुरुआत की थी। बिहार में पहले हुई थी और ऑल ओवर इंडिया में बाद में हुई थी। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट आपका ईवी रामास्वामी नायकर ने शुरुआत की थी। इन्हें फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट भी कहा जाता है। जो साउथ में जो मूवमेंट्स होते थे ना अगेंस्ट द अपोजिंग द ब्राह्मणिकल सिस्टम, ब्राह्मण सिस्टम के खिलाफ या फिर कास्ट सिस्टम से रिलेटेड जो मूवमेंट्स होते थे उसके बहुत बड़े सूत्रधार रहे। तो यहाँ पे 1 एंड 2 एंड 3 तीनों हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन इजी था अगर आपने स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्र से पढ़ाई की है उसमें दिया हुआ है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें नहीं पता है तो आप पीवाईक्यूज को एक्सप्लोर करोगे, उस मूवमेंट के बारे में जरूर पॉइंट नोट डाउन करोगे, कौन से ईयर में हुआ है, कौन इसके नेता रहे हैं, कौन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इससे जुड़े रहे हैं, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट लीडर्स भी दे रखा है ना इनके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ लोगे, वो कौन से प्रोविंस से बिलोंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल रामास्वामी नायकर आपके तमिलनाडु वाला प्रोविंस से, महात्मा गांधी तो ऑल ओवर इंडिया लेकिन बेसिकली वो गुजरात से थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती वो कहाँ से थे और कहाँ पे उन्होंने अपना संगठन को स्थापित किया। तो इस तरह से चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी होती है पीवाईक्यूज में। नेक्स्ट देखो आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, ये तो इजी क्वेश्चन है, हड़प्पा से हर पर क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या करना है कि हड़प्पा का जो मैप है ना, खासकर ये जो इंडिया का ये गुजरात वाला पोर्शन और राजस्थान वाला जो पोर्शन है, ये गुजरात और ये राजस्थान और ये पाकिस्तान और ये जो पंजाब और सिंध वाला जो पोर्शन है इंडिया पाकिस्तान का दोनों का कॉमन, ये अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन था। तो इसके बारे में कौन कौन साइट्स थे एनसीईआरटी के बुक में अच्छे से दे रखी है और मैंने पुराने वीडियोस में भी कराई है, आप जाके देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हड़प्पन साइट, देखिए चाहुन दरो तो था ही, कॉट डीसी भी था, सोहगारा और तेसलपुर, तो सोहगारा नहीं था, सोहगारा शायद मौर्यन साइट है, ये एनसीईआरटीज में आपको मिल जाता है। तो ये भी क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर आपको लोकेशन नहीं पता है फिर कोई चीज़ नहीं पता, जैसे कॉर्टिजी कहाँ पे है एक्चुअल मैप पे आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, नहीं पता है तो चाहुंदारो कहाँ पे है, क्या वो इंडियन एरिया में है या पाकिस्तान वाले अभी के एरिया में, तेसलपुर कौन वाले एरिया में है, इंडिया के गुजरात वाले एरिया में है कि राजस्थान वाले एरिया में, ये सब चीज़ें आपको नोट डाउन करनी होंगी ताकि फिर से क्वेश्चंस रिपीट तो डायरेक्टली नहीं होते हैं लेकिन ऑप्शंस रिपीट होते हैं, एक्सप्लोर करने से वही फायदा होता है पीवाईक्यूज का। In which of the following relief sculptures inscription in Ranyo Ashoka is mentioned? तो अशोका बहुत ही हॉट टॉपिक है, 2023 में भी क्वेश्चन आया था, आपने ये वीडियोस नहीं देखा है जो ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा है जाके देखिए, उसमें मैंने बताया है कि कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन अभी भी सॉल्व हो रहे हैं। तो ये आपका कंगन हली शायद इसका आंसर है, मैं श्योर नहीं हूँ, हाँ नहीं नहीं मैं श्योर हूँ यही आंसर है। बाकी भी जो साइट्स है वो अगर आपको नहीं पता है तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। देखिए ये जो है ना सब्ज क्या है, शाहबाजगरी, शाहबाजगरी, ये आपके पाकिस्तान में शायद ये साइट है। सोगोरा मैंने अभी बताया, देखिए रिपीट हुआ ना यहाँ से, सोगोरा आपका मॉडर्न साइट है, रिपीट हुआ। सांची तो सभी को पता है। कंगनहली शायद कर्नाटक में है जहाँ पे रानी अशोका, अशोका के बारे में, किंग अशोका के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इस साइट पे। तो अशोका के जो मेजर एडिक्ट्स हैं, माइनर एडिक्ट्स हैं, वो तो आपको पढ़ना ही है, वो हॉट टॉपिक है यूपीएससी के लिए या फिर कोई भी पीसीएस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग डेफिशिएशन ऑफ बुद्धा ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म। अब आपने थोड़ा सा भी बुद्धिज्म पढ़ा होगा तो आपको एक चीज जरूर पता होगा कि महायान बुद्धिज्म जो था वो बाद में आया था बुद्धा के जाने के बाद, और हिनायन बुद्धिज्म वाज द ओल्डेस्ट बुद्धिज्म। और हिनायन में जनरली हम मूर्ति पूजन नहीं करते थे, महायान में हम मूर्ति पूजन करने लगे, इमेज वर्शिप करने लगे। तो तीसरा तो ऑल सही हो गया। ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वर्स, ये भी होता था, जो पाथ बोधिसत्व ने दिया ऑलरेडी। अगर थोड़ा सा भी
नेचुरल गेस आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा, डेफिनेशन ऑफ बुद्धा ये भी होता। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 1, 2 एंड 3 होगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, लेकिन अब आपको करना है कि अगर आपको कुछ महायान बुद्धिज्म के फीचर्स नहीं पता है इनमें से, तो उसको जाके एक बार रिवाइज कर लेना है। ये क्वेश्चंस जब आप पीवाईक्यूज लगाते हो तो ये उसलिए होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए क्वेश्चंस बने होते हैं, ताकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है महायान और हिनायन के बीच में, कि हिनायन में कैसे बुद्धा की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी उसको हम फॉलो करते थे, महायान में कैसे हम डिफरेंट इमेज वर्शिप्स करने लगे, रिचुअल्स वर्शिप करने लगे, तो ये सब डिफरेंसेस जैसे जैसे आया हिनायन और महायान बुद्धिज्म में, वो चीज़ आपको रिवाइज कर लेना है। फिर देखिए, विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर विस्टी, अब ये विस्टी एक टर्म है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है आपको। इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड के टाइम ये आता था, इसे फोर्स्ड मैनुअल लेबर बोलते थे। अभी जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है, ये सब चीज़ें देखते होंगे, पिट होल्स में जाके जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं वो भी काम करते हैं, तो उस समय भी गुप्ता पीरियड में जो विस्टी होते थे उनसे फोर्स लेबर विस्टी करवाया जाता था, विस्टी वॉज फोर्स लेबर। और तो ये ऑप्शंस में आपसे पूछा, इट वाज कंसिडर्ड a source of income for the state, a sort of tax paid by the people. It was totally absent in Madhya Pradesh and Kathiyar regions of Gupta Empire. अब देखिए, टोटली एब्सेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट, 2019 में ऐसे क्वेश्चंस आते थे, अब थोड़े कम आ गए हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए पूछना क्या चाह रहे हैं, टोटली एब्सेंट तो हो ही नहीं सकता है। टोटली एब्सेंट कैसे हो सकता है जब ये फोर्स लेबर, आप देख रहे हो जाति प्रथा कब से चली आ रही है, और जाति प्रथा जब कब से चली आ रही है तो ज़रूर कहीं ना कहीं ये तो होगा ही। द फोर्स लेबर वॉज इंटाइटल टू वीकली वेजेस, द एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबर वॉज सेंट एज द फोर्स। अब इतना डीप में क्यों पूछेगा यूपीएससी कि एल्डेस्ट सन ऑफ द लेबर, ये सब फालतू स्टेटमेंट जानबूझ के बनाता है ताकि आप कंफ्यूज हो सके। तो बी डी निकाला आपने, द फोर्स लेबर वॉज इंटाइटल टू वीकली वेजेस। अब ये भी एग्जैक्टली आपको नहीं पता हो सकता है कि वीकली वेजेस इंटाइटल थे कि नहीं थे, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट तो था, कहीं ना कहीं लोगों से काम करवाते होंगे, उससे इनकम लेते होंगे, शॉर्ट टैक्स पेड, तो ये हो सकता है। तो इन वीडियोस बनाने का मेरा मकसद आपसे यही है कि जितने भी पीवाईक्यूज हैं इम्पोर्टेंट, वो आप खुद से करो, और खुद से नहीं भी करोगे तो मैं आपको 2019 से, जैसे मैंने अभी 10 पीवाईक्यूज कराए, वैसे 10-15 पीवाईक्यूज फिर से लेके आऊँगा, उनके ऑप्शंस साथ साथ कराते जाऊँगा। जैसे इस पूरे वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन आपको बहुत सारे एक्सप्लोर कराऊंगा। खाली टाइम में ये वीडियोस देखोगे, खुद से भी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत मदद मिलेगी। और आप निश्चिंत रहिए, आने वाले टाइम तक मैं ऐसे वीडियो ज़रूर बनाता रहूँगा, और इसलिए आप मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और फॉलो भी करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और मेरे पुराने वीडियो ज़रूर जाके देखिए, मेरे कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट में जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है उसका मैं लिंक डाल दूंगा, ऊपर भी जो फ्लैश हो रहे हैं लिंक, उस पर जाके आप देख सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।